दिन भर 8 मई दिन रविवार सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। यूक्रेन का आरोप बच्चों के खिलाफ है। रूस की जंग, हमलावर सैनिक अब तक ले चुके हैं 200 से ज्यादा की जान। Я би хотіла сказати про те, що зараз по всій території України неспокійно. Так, можливо. चीन समर्थक जॉन ली चुने गए हांगकांग के नए नेता। I hereby declare that the only candidate, Mr. John Lee Ka-chiu, is returned in the above-mentioned election. Congratulations. और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भाई ने ली बहन की जान। पुलिस के मुताबिक मॉडलिंग करने पर थी आपत्ति। सिद्रा पर घर वालों की तरफ से मॉडलिंग छोड़ने के लिए दबाव था। कत्ल की वजह मकतूला को मॉडलिंग से बाज रखना बनी। लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि रूस के हमले में अब तक 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों के मामलों पर सरकार को सलाह देने वाली डारिया हेरे-समहूक ने कहा है कि 400 से ज्यादा बच्चे घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध में बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डारिया ने दावा किया है कि रूस की सेना स्कूल और कॉलेजों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रूस ने बच्चों के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। कई बच्चे देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यूक्रेन में लुहांस्क प्रांत के गवर्नर सेरी हैदाई ने कहा है कि एक स्कूल पर हुए हमले की चपेट में आकर 7 मारा जाएगा। मेयर वेडिम बायचेंको ने कहा कि मारियोपोल में अब भी करीब 1 लाख लोग फंसे हुए हैं। बाहर जाने के लिए उन्हें रूस की अनुमति की जरूरत है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेरबॉक ने लोगों से अपील की है कि वो शांति, आज़ादी और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हों। नाजी जर्मनी की हार की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा कि ये मौका हमें बताता है कि जब आज़ादी और मानवता के लिए संघर्ष हो तो जर्मनी के लोग कभी दोबारा गलत पक्ष में न खड़े हों। ये माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में यूक्रेन का दौरा कर सकती हैं। आज ग्रुप 7 में शामिल देशों के नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से वीडियो कॉल पर बात करेंगे। हांगकांग के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जॉन ली नए सीईओ चुने गए हैं। वो कैरी लैम की जगह लेंगे। जॉन ली चीन के करीबी माने जाते हैं। उनके चुने जाने को हांगकांग पर चीन की पकड़ मजबूत होने के तौर पर देखा जा रहा है। जॉन ली ने कहा है कि वो हांगकांग की अंदरूनी और बाहरी खतरों से रक्षा करेंगे। चीन ने उनकी जीत को लोकतांत्रिक भावना का प्रदर्शन बताया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उनकी नियुक्ति लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन है। चुनाव में वो इकलौते उम्मीदवार थे। ईरान की समाचार एजेंसी नूर न्यूज़ के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने आज राजधानी तेहरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की। असद ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी भेंट की। सीरिया में करीब 1 दशक पहले जंग शुरू हुई है और तब से ये असद का ईरान का दूसरा दौरा है। ईरान और रूस राष्ट्रपति असद के 2 सबसे अहम समर्थक हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से असद ने देश के बाहर कम ही दौरे किए हैं। बीते महीने उन्होंने अचानक यूएई का दौरा किया था। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना हवा का कम दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि आज ये चक्रवात ओडिशा के पुरी से करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ये तूफान अगले 24 घंटे में और जोर पकड़ सकता है। इसे आसानी नाम दिया गया है। सिंगली भाषा में इस शब्द का मतलब होता है क्रोध। ये तूफान मंगलवार तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। आज मदर्स डे है। हांगकांग में नए सीईओ चुने गए जॉन ली ने कहा है कि उनके निर्वाचन का दिन इस वजह से भी खास हो गया है। मदर्स डे के दिन पाकिस्तान से भी एक खबर आई है, जहां एक मां ने अपने बेटे के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का केस दर्ज कराया है।
दोनों खबरों पर आगे विस्तार से देंगे जानकारी। पाकिस्तान डायरी और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में निरीक्षण को लेकर आमने सामने दोनों पक्षों के वकीलों की बात भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की, जहां मदर्स डे के दिन सरकार ने दावा किया है कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी मां की गोद सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन की सरकार ने रूस पर 200 से ज्यादा बच्चों की जान लेने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस का हमला दरअसल बच्चों के खिलाफ छेड़ी गई जंग है। इस बीच देश के पूर्वी लुहांस्क प्रांत के एक स्कूल पर हुए बम हमले में करीब 60 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरी रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से। यूक्रेन के लोग अब ऐसी आवाजों के आदी हो चुके हैं। देश के पूर्वी प्रांत लुहांस्क के एक स्कूल को एक बम हमले ने तबाह कर दिया है। प्रशासन को आशंका है कि मलबे में अब तक दबा शायद ही कोई व्यक्ति जिंदा हो, लेकिन राहत कर्मी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि उनके देश पर रूस का हमला एक तरह से बच्चों के खिलाफ जंग है। बच्चों पर युद्ध का बहुत बुरा असर हुआ है। देश के बच्चों के अधिकारों को लेकर सरकार को सलाह देने वाली डारिया हेरसमहुक ने बताया कि रूस की सेना अब तक 200 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुकी है। 223 дитини було вбито російськими окупантами, і ця цифра, на жаль, продовжує зростати. डारिया कह रही थी कि रूस के हमलावर अब तक 223 बच्चों की जान ले चुके हैं। 408 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। यूक्रेन में बच्चों की स्थिति को भयावह कहा जा सकता है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि रूसी हमलावरों ने ये लड़ाई यूक्रेन के बच्चों के खिलाफ छेड़ी है। Воюють проти дітей. यूक्रेन की सरकार का कहना है कि रूस की सेना स्कूल और कॉलेजों को निशाना बना रही है। हमला शुरू होने के बाद से 20 से ज्यादा ऐसी जगहों को पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। डारिया कहती हैं कि पूरे देश में बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। Я би хотіла сказати про те, що зараз по всій території України неспокійно. Так, можливо, гарячі... डारिया कह रही थी कि वैसे तो पूरे यूक्रेन में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन दोनेत्स्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे इलाकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। इन इलाकों में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। Не лише на сході. Але якщо говорити... उधर लुहांस्क के गवर्नर सेरी हेदाई ने बताया कि बिलोहोरविका गांव के जिस स्कूल पर बम गिराया गया, वहां करीब 90 लोगों ने शरण ली हुई थी। गवर्नर ने कहा कि किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद बहुत कम है। Авіабомба потрапила в школу. На жаль, вона повністю зруйнована, і зараз працівники ДСНС... गवर्नर सेरी कह रहे थे कि आसमान से छोड़ा गया एक बम स्कूल पर गिरा। दुर्भाग्य से स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया। अभी आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मलबा हटा रहे हैं। ये आसमान से गिराया गया बम था। जब धमाका हुआ तो तापमान जबरदस्त था। कर्मचारी कोशिश कर रहे थे कि वो जितनी जल्दी हो सके मलबा हटा दें, लेकिन लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए हैं। गवर्नर सेरी ने यह भी कहा कि पोपासना शहर से उनके देश की सेनाएं हटा ली गई हैं। रूस ने डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इस इलाके पर लगातार बम बरसाए हैं। गवर्नर का कहना है कि पोपासना पूरी तरह तबाह हो चुका है। वहीं मारियोपोल के गवर्नर वैडम बोइचेंको का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तय कर रहे हैं कि यहाँ कौन जिंदा रहेगा, कौन बाहर जाएगा और कौन मरेगा। उन्होंने बीबीसी को बताया कि 1 लाख लोग अब भी पोर्ट पर रह रहे हैं। उन्हें कहीं भी जाने के लिए रूस की अनुमति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना युद्ध अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। कई श्रोता इस हमारे बुलेटिन को सुन रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं। शोएब खान लिखते हैं कि युद्ध बता देता है कि विज्ञान अभिशाप को बल देता है। परमवीर रावत लिखते हैं युद्ध विराम कब होगा इसका सबको इंतजार है। तौहीद अहमद लिख रहे हैं कि बच्चों पर रूस का हमला कायरता और क्रूरता को दर्शाता है। आलोक रंजन, जमशेद राणा, इन्होंने भी टिप्पणियां की हैं। और अगली खबर हांगकांग से, जहां जॉन ली नए सीईओ चुने गए हैं। सिक्योरिटी चीफ रह चुके हैं जॉन ली, और इन्हें चुनाव समिति ने
चुना है। इस समिति के ज्यादातर सदस्य चीन समर्थक हैं। जॉन ली के चयन को हांगकांग प्रशासन पर चीन की मजबूत होती पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। वो कैरी लैम की जगह लेंगे। ली ने अपने निर्वाचन के बाद कहा कि वो हांगकांग को अंदरूनी और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखेंगे। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से। जॉन ली का चयन नतीजे के ऐलान के पहले ही पक्का माना जा रहा था। चुनाव मैदान में उनके अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं था। नया सीईओ चुने जाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि एक छोटे समूह ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका असर सांकेतिक ही रहा। चुनाव अधिकारी कीथ यांग ने नतीजे की घोषणा की। The following is the poll result of the sixth-term chief executive election held on 8th of May 2022. 8 मई 2022 को आयोजित चीफ एग्जीक्यूटिव चुनाव के नतीजे इस तरह से हैं। इकलौते उम्मीदवार जॉन ली का चीयू का 1416 लोगों ने समर्थन किया है। 8 लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया है। मैं जॉन ली का चीयू के चयन का ऐलान करता हूं। ये थे कीथ यांग के शब्द। हांगकांग 1841 से 1997 तक ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटेन ने उसे 1 कंट्री 2 सिस्टम यानी एक देश और 2 प्रणाली समझौते के तहत चीन को सुपुर्द किया। ये करार हांगकांग को वो आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकार देता है जो चीन के लोगों को हासिल नहीं है। लेकिन हस्तांतरण के समय चीन अगले 50 सालों तक हांगकांग को स्वायत्तता देने के लिए राजी हुआ था। साल 2047 के बाद चीन के पास स्वायत्तता देने के लिए कोई मजबूरी नहीं होगी। हांगकांग के कुछ लोग पूरी आज़ादी की मांग करते हैं, लेकिन चीन इससे पहले ही इनकार कर चुका है। सुरक्षा प्रमुख रह चुके जॉन ली ने कहा कि उनका फोकस कानून व्यवस्था पर रहेगा। आपने मेरा समर्थन किया हो या नहीं, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव का समर्थन किया। मैं हांगकांग के सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो टीवी पर लाइव देख रहे हैं। उत्साह बढ़ाने और समर्थन के लिए मैं हर किसी का आभारी हूं। हमारे लिए चुनाव अहम है, लेकिन आज मदर्स डे भी है, बुद्ध का जन्मदिन और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी है। इसलिए आज के दिन को हम इतिहास के अहम दिन के तौर पर याद किए जाने को लेकर खुश हो सकते हैं। ये थे जॉन ली के शब्द। जॉन ली 64 साल के हैं। जॉन ली साल 1977 में पुलिस बल में शामिल हुए थे। तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। वो चीन के प्रति अपनी निष्ठा के लिए पहचाने जाते हैं। हाल ही में लोकप्रियता मापने के लिए हुए एक सर्वे में उन्हें 100 में से 34.8 अंक प्राप्त हुए थे। लेकिन हांगकांग में ऐसे सर्वे के ज्यादा मायने नहीं हैं। यहाँ नेता का चुनाव जनता नहीं करती, नेता चुनाव समिति चुनती है। इसमें ज्यादातर प्रतिनिधि चीन के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं। पहले जॉन ली के पास हांगकांग और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता थी, लेकिन साल 2012 में उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ दी। कैरी लैम प्रशासन के दौरान जॉन ली सुरक्षा प्रमुख बने तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती की खूब आलोचना होती रही। साल 2019 में प्रत्यर्पण बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जॉन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय प्रशासन के प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आते थे। जॉन ली मीडिया को लेकर भी सख्त रुख दिखाते रहे हैं। उन्होंने बीते साल कहा था कि हांगकांग प्रशासन फेक न्यूज और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के लिए कानून बनाने के बारे में सोचेगा। चीन ने जॉन ली की जीत को लोकतांत्रिक भावना का वास्तविक प्रदर्शन बताया है। रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। हमारे एक श्रोता हैं जयवीर सिंह परिवर्तनवादी, उन्होंने लिखा है जॉन ली चीन की कठपुतली साबित होंगे। रामजी दुबे, घनश्याम यादव, अरविंद वरुण, हनुमान सिंह चौधरी, विजय कुमार यादव, सरफराज अनवर, सत्यनारायण गुप्ता, पवन कुमार पंकज भी टिप्पणियां कर रहे हैं। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक युवा मॉडल की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में अभियुक्त मॉडल के भाई को बनाया गया है। भाई पर आरोप है कि उसे अपनी बहन का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। इस्लामाबाद से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले उकाड़ा से एक नौजवान फैशन मॉडल सिद्रा खालिद को उनके छोटे भाई हमजा खालिद ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इलाके के SHO इंस्पेक्टर जावेद खान के मुताबिक सिद्रा खालिद को मॉडलिंग का शौक था और वो फैसलाबाद में मॉडलिंग किया करती थीं।
रमज़ान के महीने में वापस अपने घर उकाड़ा आई थीं और ईद उल फितर के बाद वापस काम पर जाने लगी तो घर वालों ने एतराज़ किया। कत्ल के मोटिव्स क्या थे, इस पर बात करते हुए इंस्पेक्टर जावेद ने बताया कि सिद्रा पर घर वालों की तरफ से मॉडलिंग छोड़ने के लिए दबाव था और कत्ल की वजह मकतूला को मॉडलिंग से बाज रखना बनी। उन्होंने बताया कि इस कत्ल की FIR सिद्रा खालिद की वालदा की मुदियत में रजिस्टर कराई गई है। वाज़ेह है कि 22 साला सिद्रा खालिद ने BA तक तालीम हासिल कर रखी थी। उनकी 3 बहनें और 1 भाई हैं। पुलिस के मुताबिक इन 4 बहनों के वाहिद भाई हमजा खालिद की उम्र 20 बरस है। इंस्पेक्टर जावेद के मुताबिक सिद्रा के घर वालों ने उनके मॉडलिंग पर एतराज़ के साथ साथ उन्हें घर में ही रहने की तलकीन की, लेकिन वो बज़िद हो गईं और दोनों बहन भाइयों यानी सिद्रा और हमजा में तल्ख कलामी हुई। पुलिस के मुताबिक उस वक्त उनके वालिद भी घर में ही मौजूद थे। उन्होंने भी सिद्रा को रोकने की कोशिश की। जब वो बाज ना आई तो उनके भाई ने अपने बाप के पिस्तौल से उन पर फायर कर दिया, जो उनकी बाएं आंख के ऊपर लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गईं। पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए नाश को अपने कब्जे में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को कत्ल के आले के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो इस वक्त हवालात में है। पुलिस का कहना है कि वो इस कत्ल के पीछे दीगर अफराद के मुलव्विस होने के बारे में भी तफ्तीश कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 खवातीन गैरत के नाम पर यानी ऑनर पर कत्ल कर दी जाती हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाले इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हाल ही में जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के 478 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल का हवाला देते हुए लिखा कि हुकूक निस्वां के सरगर्म कारकुनों ने 2021 में बजा तौर पर पाकिस्तान में फेमिसाइड इमरजेंसी लगाने की बात की। गैरत या ऑनर के नाम पर खवातीन के बढ़ते हुए कत्ल के वाकयात पाकिस्तान में एक नेशनल डिबेट का मौजू बने हुए हैं। इन वाकयात में उमूमन खवातीन के करीबी मर्द रिश्तेदार जैसे कि शौहर, वालिद, बेटे, भाई, कजन्स या चचा और ताया वगैरह मुलव्विस होते हैं। ये खवातीन खानदान की मर्जी के बगैर शादी करने से लेकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगाने तक जैसी खताओं के जुर्म में अपने मर्द रिश्तेदारों के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल हो सकती हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आज भी शोबिस और मॉडलिंग को लड़कियों के लिए मायूब पेशा समझा जाता है। रिपोर्ट सुना रही थी शुमाइला खान। अगली खबर भारत से। हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुताबिक धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर किसी ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया, जिसे हटा दिया गया। इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, FIR करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। BPSC PT 67 की परीक्षा आज होनी थी और परीक्षा होने के कुछ मिनट पहले ही प्रश्न पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर आने लगी। ये दावा किया गया कि परीक्षा से पहले वायरल हो रहे प्रश्न पत्र और परीक्षा के दौरान मिले प्रश्न पत्र के सवाल मिल रहे हैं। इसके बाद ये
परीक्षा रद्द हो गई और अब जांच टीम का गठन किया गया है। इस बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आएँ bbchindi.com पर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा में है। 5 महिलाओं की याचिका पर जिला अदालत ने मस्जिद परिसर के निरीक्षण और वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। शुक्रवार से वहां निरीक्षण शुरू हुआ। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकीलों ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार और 5 महिला याचिकाकर्ताओं के वकीलों से सोमवार यानी कल तक जवाब देने को कहा है। इस बीच बीबीसी संवाददाता आनंद झनाने ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील अभय यादव से बात की। प्रोसीडिंग के दौरान, कमीशन कार्रवाई के दौरान या इंस्पेक्शन के दौरान प्लेंटिव पक्ष के तरफ से जितने भी अधिवक्ता रहे वो उनको इनिशिएट कर रहे थे और जहाँ जहाँ उनको ले जा रहे थे वहाँ वहाँ वो जा रहे थे, उनके इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे। और कई चीज़ों पर आप कैसे कह सकते हैं? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। सवाल यहाँ पर जो कोर्ट देखेगा या नहीं देखेगा, सवाल यहाँ पर यह है कि आपको कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही काम करना है। मैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ये बात कहूँगा कि इसी तरीके से वहाँ पर की गई चीज़ें जो हमको उचित नहीं लगी और वकील कमिश्नर का जो समव्यवहार था, उनका जो एक्ट था या प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने जिस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसा क्या आपको लगता है किया जो उनकी निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर? मैं उनको एक एप्लीकेशन दिया पहले कि आप ये 9130 कहाँ है, पहले उसको लोकेट कीजिए। उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, मेरे तरफ से उन्हें 5 अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं 5 अधिवक्ता को परमिट नहीं करूँगा, इसमें नहीं आता। मैंने कहा कि ऑर्डर में लिखा हुआ कि दोनों पक्ष या उनके अधिवक्तागण माने एडवोकेट्स, किसी एक अधिवक्ता का नहीं। उधर से जितने प्लेंटिव पर जितने अधिवक्ता आए थे उसके नंबर ऑफ एडवोकेट पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, हम लोगों पर आपत्ति जताई। हमने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर लिखा है अधिवक्तागण का मतलब कि ऑल द एडवोकेट्स ऑफ द पार्टीज, और यही नहीं, अधिवक्तागण और उनके जूनियर भी जा सकते। आनंद झनाने ने याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन से भी बात की, सुनिए। ये भी कहते हैं कि 9130 का कोई नक्शा नहीं है और मतलब कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, तो ये किस आधार पे आप लोग मस्जिद के अंदर जाने की मांग कर रहे हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए थे, और अगर ये ऑर्डर उनके हिसाब से 9130 के लिए था नहीं, इस मस्जिद के लिए था नहीं, तो उनको हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था। जब वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उनकी पिटिशन रिजेक्ट हो गई, तब इस तरह की बेफिजूल की बातें की जा रही हैं। इनफैक्ट बातें यहाँ की जा रही है कि मस्जिद में आप इस गेट से जाएंगे, ये भी ऑर्डर में नहीं लिखा है। फॉर्मली शायद ऑब्जेक्शन भी दिया है। जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर को हमारी प्रेजेंस में उन्होंने दिया है कि आप यू आर नॉट फेयर। पहले तो जब वो आए उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया 3 लोग और 5 लोग का। उसके बाद वो जब अंदर बैठे रहे, एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद की वेस्टर्न साइड की पूरी वीडियोग्राफी की। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर मस्जिद के गेट पे पहुंचे और उन्होंने कहा हम अंदर जाना चाहते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया और सारा शोर शराबा मचाने के बाद वो कहते हैं यू आर नॉट फेयर। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लटकाने अटकाने भटकाने की। एडवोकेट कमिश्नर ने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठे। उनको भी अधिकार है मस्जिद परिसर में वो जो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, हमें भी अधिकार है, हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तथाकथित मस्जिद के अंदर भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं। इसके नीचे तहखाना है, तहखाने का एक पोर्शन मुस्लिम पार्टीज के कब्जे में और एक पोर्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कब्जे में, जिसकी चाबी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है। हम चाहते हैं वो तहखाना खोला जाए और उस तहखाने में अगर इस्लामिक सभ्यता के सबूत है तो वो निकलेंगे, और अगर उस तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के सबूत है, हिंदू सभ्यता के सबूत है तो वो निकलेंगे। पर आप चाहते हो कि एविडेंस आई ना, हम तो तैयार है। हम तो ये एक प्रक्रिया है कोर्ट में एविडेंस कलेक्ट करके सबमिट करने की। आप चाहते हो कि कोर्ट में एविडेंस कलेक्ट होकर सबमिट ही ना हो। ये थे याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन, उनसे बात कर रहे थे आनंद झनाने। इस बीच में हमारे एक श्रोता है गगन सिंह रावत, वो लिखते हैं कब तक इस देश की अदालतें मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाती रहेंगी। कई और श्रोता अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। सुनीत कुमार राज कह रहे हैं कि आज बीबीसी लाइव बहुत कम लोग सुन रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? फेसबुक पे शायद संख्या कम होगी, लेकिन यूट्यूब पर काफ़ी लोग सुन रहे हैं। 2000 से
ऊपर है इस समय संख्या, हमारे स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान बता रहे हैं। और बता दिया जाए कि गर्मी इस समय काफ़ी ज़्यादा है भारत में। पाकिस्तान में भी पारा चढ़ा हुआ है, यानी ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान की बयानबाजी और ऐलान सियासी तापमान को भी नीचे नहीं आने दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति की अपने ही अंदाज में व्याख्या कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्लाह खान। भारत में क्या चल रहा है, अफगानों पे क्या गुजर रही है, श्रीलंका किस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यूक्रेन में आज कितने बम गिरे, तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे, रुपए और डॉलर की लड़ाई में कौन किसको चित कर रहा है हमारी बला से। हम तो इस वक्त अपनी ही राजनीतिक गृह युद्ध में इतने बंधे हुए हैं कि नर्क में जाए बाकी दुनिया। इस गृह युद्ध में इस वक्त ट्विटर के तीर, फेसबुक के भाले, पॉडकास्ट के मिसाइल और हजार हजार किलो के गाली बम इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन सा बम या मिसाइल किस तुर्रम खान पे गिर जाए कुछ नहीं पता। ना किसी की टोपी बची है और ना ही विग बचेगी। चुनाव कब होंगे दूर दूर पता नहीं, मगर प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने वाले इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे आरंभ कर दिए हैं। उनकी देखा देखी हुक्मरान मुस्लिम लीग नून भी हरकत में आ गई है और अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियां शुरू कर दी हैं। अभी तो ये दंगल बंदर भपकियों तक सीमित है, पर ये गर्मा गर्मी कब धींगा मुश्ती और मार कुटाई में बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम की गर्मी ने अलग जीना हराम कर रखा है, ऊपर से बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। हमारे यहाँ जब भी किसी शहर में कोई बड़ा जुलूस निकलता है या जलसा होता है तो उस इलाके में मोबाइल फोन जाम हो जाते हैं ताकि कोई आतंकवादी घटना ना घट सके। मेरी सलाह है कि मोबाइल फोन के साथ साथ अगर बिजली भी मुस्तकिल गायब कर दी जाए तो ना टीवी चलेगा और ना मोबाइल चार्ज होगा। लोगों का बुखार और मिजाज कुछ दिनों में ही ठिकाने पर आ जाएंगे। इस पर सितम यह कि इमरान खान इस तपती गर्मी में चाहते हैं कि देश के कोने कोने से कम 20 लाख लोग इस महीने के आखिर में राजधानी इस्लामाबाद में धरना देके सरकार को जल्दी जल्दी चुनाव कराने पे मजबूर करें। लगता है खान साहब को कभी गर्मियों की भरी दोपहरी में तार कोल की चमकती सड़क पे आलती पालती मार के बैठने का तजुर्बा नहीं हुआ। 2 मिनट में ही सारी क्रांति चिपक जाती है। और खान साहब की जिद है कि लाखों लोग इस मौसम में इस्लामाबाद की सड़कों पे कई दिन बराजमान रहने के लिए तैयार रहें। कभी आपने उस बच्चे की हालत देखी है जिससे माँ बाप एक दिन ये कहते हुए अचानक फीडर छीन लें कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, सारन रोटी खाया कर। अब इससे ज्यादा क्या कहूं। वैसे खान साहब शायद इसलिए फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हो रहे हैं कि अगर अमेरिका उनसे सैनिक अड्डे मांगे तो वो जमीन पे थूकते हुए एब्सोल्युटली नॉट कह सकें। पर अमेरिका ने अगर अड्डे ना मांगे तो फिर क्या करेंगे। यह हो सकता है कि खान साहब इसलिए तुरंत एक और शपथ लेना चाहते हों ताकि पाकिस्तान पर अमेरिका ने खान साहब के बकौल मीर जाफरों को गद्दार बना के जबरदस्ती बिठाया है उनको सजा दे सकें। फिर अगर वाकई अमेरिका ने ही उनकी हुकूमत पलटाई है तो वो उन्हें फिर से इतनी जल्दी क्यों आने देगा। खान साहब कहते हैं कि जिस तरह CIA ने ईरान में मुसद्दिक को हटाया, जिस तरह पाकिस्तान में भुट्टो को हटाया, उसी तरह मुझे भी हटाया है। अगर ऐसा है तो फिर कोई खान साहब को यह भी बता दे कि मुसद्दिक हो के भुट्टो उनमें से कोई भी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सका। कभी वो कहते हैं कि दरअसल उन्हें पिछले वर्ष जुलाई में ही अंदाजा हो गया था कि नवाज शरीफ उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। कभी कहते हैं कि वो जनरल फैज हमीद को और 6 महीने के लिए ISI का चीफ रखना चाहते थे और इस बात को लेके बात बिगड़ गई। कभी कहते हैं कि अमेरिका ने उन्हें हटाया और अब वो अमेरिका की हटाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, पर कोई कुछ भी कहे। खान साहब अगर होटल इंडस्ट्री में होते तो बहुत महान शेफ होते। भला कौरमे से शामी कबाब, शामी कबाब से कोफ्ते और कोफ्ते से हरे मसाले का कीमा बनाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ये थे वस्तुल्लाह खान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।